हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैंने आज जो है आपको अलाउ नहीं किया है क्योंकि उसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस बहुत होती है। अगर पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आएगी तो उसमें डिस्टरबेंस होती है। तो इसमें आप क्या करना, जो भी आपके क्वेश्चन है तो वो आप चैट के थ्रू आप करना। और उसमें अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो उसका मैं आंसर दे दूंगा, और कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन होगा जिसको कोई डाउट होगी तो हम क्लास के बाद में करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो अ, हमारे यहाँ पे हमने मैंने आपको हर एक स्लाइड पे पेज नंबर लिख रखे हैं। तो आप पेज नंबर नोट कर लेना। जिस भी पेज नंबर पे आपको क्वेरी होगी आप वो पेज नंबर बाद में लास्ट में पूछ सकते हो। आप कह सकते हो कि पेज नंबर दिस पे ये डाउट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर डेंसिटी की बात की थी। तो उसमें हमने कहा था कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज मोर और लेस कांस्टेंट एक्सेप्ट एट द सरफेस। उसके बाद इस चैट में मैंने लिखा है कि चैट आप केवल मुझे ही कर सकते हो। तो इसमें मैं ही देखूंगा। ठीक है। यह चैट से भी डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि मास डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब है। और जो नंबर डेंसिटी है उसका ऑर्डर था 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। अब इस पे क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे है, इफ अर्थ वुड कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूक्लियर मैटर। नहीं, ये क्वेश्चन आपके बुकलेट का नहीं है, ये अलग से लिखना पड़ेगा। इफ अर्थ वुड कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूक्लियर मैटर देन what will be its radius if the mass of the earth is 6 into 10 is to power 24 kg। यानी कि जो आपकी अर्थ है वो केवल न्यूक्लियर मैटर से बनी हो तो उसका रेडियस कितना होगा। यानी कि हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी मास डेंसिटी। तो जो हमारी डेंसिटी होती है अगर यहाँ पे नहीं दी है तो हम कह सकते हैं डेंसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू mass upon density, and we are considering the earth as spherical, so volume will be 4 by 3 pi r cube is equal to mass over density। मास और डेंसिटी दोनों हमें पता है। तो यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो, मास ओवर डेंसिटी इंटू 3/4 पाई रेज टू पावर 1/3। आप सॉल्व करो, आप अपने आंसर निकालो रेडियस का किलोमीटर या मीटर में, या मीटर में निकाल लो कितना आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी पर मीटर क्यूब में है तो मीटर में आंसर निकालो। तो हमने यहाँ पे मास की वैल्यू लिख दी। सिक्स इंटू 10⁻24 ओवर डेंसिटी 10⁻17 इंटू 3/4 पाई।
तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रही है 243 मीटर्स। और आप लोग स्पीड मेंटेन रखना, फिर क्योंकि मैं वापस स्लाइड पे नहीं आ सकता, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबकी अलग अलग डिमांड होती है कि पहले ये वाली स्लाइड, तो इससे जो है टाइम वेस्ट होता है। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, और जो लेट आए हैं वो लोग बाद में जो लेक्चर अपलोड हो जाता है उसको भी देखें, उसको देखें। हम वापस स्लाइड पे नहीं आ सकते, ठीक है? अदरवाइज सिलेबस पूरा ही नहीं होगा, हम जो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? और मेरी स्पीड इतनी तेज भी नहीं है कि आपको यहाँ पे छूट रहा हो। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट स्लाइड, और इसका आंसर ये हो गया। जिन्होंने, और एक चीज और है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इसमें जो है करें ना, और ये सोचे कि ये तो आ ही जाएगा, ठीक है? तो आपको खुद जो है यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, और आप कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो, अपना फोन वाले कैलकुलेटर या अलग से कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें बात करनी है, ये तो हमने बात कर ली रेडियस की। अब हमें बात करनी है मीन स्क्वायर रेडियस। मीन स्क्वायर रेडियस। तो मीन स्क्वायर रेडियस के लिए हमें यहाँ पे डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मीन स्क्वायर रेडियस क्यों निकालना है? क्योंकि जो हमारी बाउंड्री है न्यूक्लियस की वो डिफाइन नहीं है, तो हमें फिर मीन निकालना पड़ेगा। दूसरा, हम जो रेडियस निकालते हैं वो स्कैटरिंग से निकालते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, जहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस होता है, और इसका क्रॉस सेक्शन का जो यूनिट होती है वो एरिया की यूनिट होती है। तो अल्टीमेटली जो मीन स्क्वायर रेडियस है उससे हम डिफरेंट पैरामीटर निकाल लेंगे, ठीक है? और वो डिपेंड करेगा मीन स्क्वायर रेडियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हमें जो है अगर हमें चार्ज डेंसिटी पता चल जाए तो हम उससे मीन स्क्वायर रेडियस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि मीन स्क्वायर रेडियस कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे हम क्या निकालना करेंगे? इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, जो आप मैथमेटिकल, क्वांटम, ईएमटी सभी में आप यूज करोगे जब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इफ चार्ज डेंसिटी इज गिवन, अगर चार्ज डेंसिटी गिवन है तो हम मीन स्क्वायर रेडियस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हो, या इसमें हम कह सकते हैं कि कि आप कह सकते हो फाइंड मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस if charge density is given as। तो चार्ज डेंसिटी आपकी जो है रो, ये दे रखी है, ये है कांस्टेंट फॉर स्मॉल r which is variable for small r less than equal to capital R, where capital R is the radius। and small r is distance from the center of nucleus। तो कांस्टेंट डेंसिटी के लिए चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्वांटम की बात करें तो क्वांटम में आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अनसर्टेनिटी देखी होगी, या वहां पे भी आप मीन निकालते हो। तो अगर हम बात करें तो आपने, अगर लेट से अनसर्टेनिटी इन एक्स, तो अगर हम क्वांटम में बात करें तो अनसर्टेनिटी इन एक्स क्या होती है?
ये होती है एक तरह से रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो इसमें रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हो या रूट मीन स्क्वायर हो या मीन स्क्वायर डेविएशन हो, तो जो भी क्वांटिटी हो, हम क्या करते हैं, बैक टू फ्रंट चलते हैं। तो बैक टू फ्रंट से क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे डेविएशन नहीं है, पर क्वांटम में अगर हम अनसर्टेनिटी की बात करें तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन होता है। तो डेविएशन का मतलब क्या है कि किसी जो भी क्वांटिटी दे रखी है उसका डेविएशन किससे, उसके मीन से। तो मीन से इसका डेविएशन, तो अभी हमने पहले किया है डेविएशन, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर। बैक टू फ्रंट चलेंगे, पहले हमने किया डेविएशन, डेविएशन ऑफ दैट क्वांटिटी फ्रॉम इट्स मीन, उसके बाद उसका स्क्वायर, हमने किया है इसका स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है, फिर से मीन, और उसके बाद सबसे शुरू में लिखा हुआ है रूट। तो इस तरह से हम करते हैं। दूसरी बात, जब भी हम मीन निकालते हैं क्वांटम में, हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, तो हमें वेव फंक्शन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रल साई स्टार एक्स साई dx वन डायमेंशन में, और अगर थ्री डायमेंशन में हो तो वो डी टॉ या डीवी हो जाएगा, और डिवाइड बाई साई स्टार साई dx। अगर ये नॉर्मलाइज है तो आपका डिनोमिनेटर वन हो जाएगा, नॉर्मलाइज नहीं है तो हम उसे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका साई स्टार साई होता है, या आप इसे कह सकते हो साई मॉड का स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। यानी कि यहाँ भी ये डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी का इंटीग्रल कर रहे हैं, और जिसका भी मीन निकालना है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि तो यहाँ पे मीन कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें निकालना है मीन स्क्वायर रेडियस, यहाँ पे हमें निकालना है मीन स्क्वायर रेडियस। तो यानी कि यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बैक टू फ्रंट चलेंगे, हम यहाँ पे रेडियस लेट्स से आर है, उसका स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद उसका मीन करेंगे। तो रेडियस का स्क्वायर और उसका मीन, मीन को आप बार से डिनोट कर सकते हो या इस ब्रैकेट से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम इंटीग्रल करेंगे उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया। तो अल्टीमेटली हमारे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन स्क्वायर रेडियस की, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल किस पे, आर स्क्वायर पे, और साथ में डेंसिटी, जैसे क्वांटम में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, तो यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी इंटू डी टॉ या डी वी ओवर इंटीग्रल वी रो आर डी वी। अगर ये नॉर्मलाइज होता तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ भी वन हो जाता। अब यहाँ पे जो आपका डी वी है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में डी वी या डी टॉ को हम आर थीटा फाइव में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल पे आर को करेंगे जीरो टू इनफाइनाइट, थीटा जीरो टू पाई, एंड फाई को जीरो टू टू पाई। किसका आप किसका मीन कर रहे हो, आर स्क्वायर का। और यहाँ पे डेंसिटी हो गई रो आर, और डी डी टॉ या डीवी। अब डीवी की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रल जो यूज किया है वो तो आर थीटा फाइव में लिमिट्स ही है, आपको पता ही है। और अब यहाँ पे जो है डी टॉ या डीवी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो डीवी की वैल्यू होती है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ये होती है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे डीवी की, जिसकी वैल्यू होगी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव, डिवाइड बाई जीरो टू इनफाइनाइट थीटा जीरो टू पाई, फाइव जीरो टू टू पाई, इंटू रो आर इंटू डीवी, डीवी की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर
डी थीटा डी फाई। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो केवल आर स्क्वायर आर पे डिपेंड कर रहा है, जो जबकि आपका जो रो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो थीटा और फाई के करस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो कि 4r होती है, सॉरी 4 पाई होती है। ठीक है। तो अल्टीमेटली अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो आप इसे सॉल्व कर लो, बताओ कितना आंसर आएगा। और जो आर की लिमिट है वो आपको ब्रेक करनी है, इनटू 0 टू कैपिटल आर एंड कैपिटल आर टू इनफाइनाइट। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने अब तक क्या लिखा, जो आपका आर स्क्वायर था, तो आपने 4 पाई तो लिख लिया, किसके लिए, थीटा थीटा एंड फाई के लिए। जो आपका थीटा की वैल्यू 0 टू पाई जो लिमिट है थीटा के लिए, और साइन थीटा डी थीटा इसकी वैल्यू होती है आपकी 2। और जो आपका फाई की लिमिट है 0 टू 2 पाई डी फाई, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी 4 पाई। तो आपने 4 पाई लिख लिया। अब हम बात करेंगे आर की लिमिट की। तो जो आर की लिमिट है वो आपने ब्रेक की 0 टू कैपिटल आर, और यहाँ पे जो रो है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी रो नॉट। यहाँ पे आएगा इंटू आर 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 एस टू पावर 4 dr, प्लस जो लिमिट है आपकी आर टू इनफाइनाइट, वहां पे रो की वैल्यू है 0, इंटू r⁴ dr। तो जो सेकंड टर्म है वो 0 हो जाएगी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही है, 0 टू कैपिटल आर रो नॉट इंटू r² dr, प्लस आर की लिमिट हो गई कैपिटल आर टू इनफाइनाइट, यहाँ पे वैल्यू 0 है, r²dr। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा r⁵5/5 लिमिट 0 टू कैपिटल आर, और यहाँ पे मिलेगा आपको r³/3 0 टू कैपिटल आर। इसे आप सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3/5 कैपिटल आर स्क्वायर। तो आगे से आपको ये याद भी रखना है, ये आपको याद भी रखना है कि अगर कांस्टेंट डेंसिटी है तो मीन स्क्वायर रेडियस 3/5 r² आता है, या आप इसे लिख सकते हो 0.6 r²। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इससे पहले हमारी स्लाइड ये थी, किसी का रह गया हो तो, यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट फॉर स्मॉल r 0 टू कैपिटल आर, जहाँ पे कैपिटल आर रेडियस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मीन स्क्वायर रेडियस को निकालने के लिए r² का मीन करना है, जो कि हम यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियाई है उसकी शेप स्फेरिकल हमने मानी, और इससे ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट में क्या है, मान लो डेंसिटी अब डिफाइन की है कांस्टेंट ना करके कुछ और कर दी है। अगर डेंसिटी कुछ और डिफाइन की है, और हम यहाँ पे किस किस डेंसिटी की बात कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो अब की बार क्वेश्चन फिर से लिखो। देखिए स्लाइड नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये अब हम यहाँ पे फोर्थ स्लाइड पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे आपका नंबर 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी बार चार्ज डेंसिटी है, फॉर चार्ज डेंसिटी रो r इज इक्वल टू रो नॉट
ई रेस टू पावर माइनस आर बाई ए, जहां पे ए कांस्टेंट है, सो दैट द रूट मीन स्क्वायर radius of the nucleus is a root 12, where a is constant and rho naught is also constant, and small r is variable. Small r is distance from the center of the nucleus. तो अब यहाँ पे जो डेंसिटी है वो आपका रो नॉट ई रेस टू पावर माइनस आर अपॉन ए है। तो यहाँ पे क्या चेंज आया? तो पहला चेंज तो ये आया कि ये डेंसिटी आपकी बार कांस्टेंट नहीं है, ये डेंसिटी आपका आर पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल आर पे, यानी कि ये वेरी कर रही है। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेरी कर रहा है, डेंसिटी इज वेरिंग। सेकेंडली, इस इसमें जो डिफाइन किया है, इसमें स्मॉल आर की कोई लिमिट नहीं है, आप जीरो टू इनफाइनाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस डेंसिटी को ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकली ये कह दिया कि आपकी डेंसिटी इस तरह से जीरो टू इनफाइनाइट वेरी कर रही है। तो यहाँ पे फिर से हम जब निकालेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे रूट भी निकालना है, रूट मीन स्क्वायर रेडियस। तो रूट को हम बाद में कर लेंगे, पहले आप मीन स्क्वायर रेडियस निकालो और लास्ट में रूट कर दो। तो मीन स्क्वायर रेडियस फिर से हम करेंगे तो क्या आएगा? फिर से लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट, थीटा जीरो टू पाई, फाई जीरो टू टू पाई, इंटू आर स्क्वायर का मीन करना है। जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू हमने रख दी ई रेस टू पावर माइनस आर बाई ए, इंटू डी वी, जिसकी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा रो आर यानी कि रो नॉट ई रेस टू पावर माइनस आर अपॉन ए इंटू डी वी या डी टॉ, जिसकी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन है उसमें आर थीटा के करस्पॉन्डिंग फिर से आप जो है 4 पाई लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई इंटीग्रेशन आर जीरो टू इनफाइनाइट आर रेस टू पावर 4 ई रेस टू पावर माइनस आर ओवर ए डी आर। यहाँ 4 पाई जीरो टू इनफाइनाइट इंटू आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस आर ओवर ए डी आर। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप गामा फंक्शन यूज कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको क्वांटम या मैथमेटिकल में आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ा दिया होगा, तो उसमें जो है डिफरेंट इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो क्वांटम है या मैथमेटिकल है उसमें आप जो है वेरियस टाइप ऑफ इंटीग्रल सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे गामा फंक्शन यूज करके आप कह सकते हो गामा एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। आप इससे कर सकते हो सॉल्व। तो यहाँ पे और जो गामा ये भी आपको पता है गामा एन प्लस वन की वैल्यू होती है एन गामा एन, या और गामा एन प्लस वन की वैल्यू आपकी ये भी होती है फैक्टोरियल एन। इन सबका यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ई की पावर माइनस एक्स है इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल में, तो आप यहाँ पे ऐसा यूज कर सकते हो कि पुट आर अपॉन ए, इसको वेरिएबल डिफरेंट एक्स ले सकते हो, आर अपॉन ए को एक्स ले सकते हो। तो इससे आपका ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे डी आर की जगह यूज कर सकते हो डी आर इज इक्वल टू ए डी एक्स।
इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो चुका है, और इंटीग्रल का जो लिमिट्स है वो लिमिट सेम रहेंगी। अगर r की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 होगी, r की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी। तो यहां से आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया x 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे r की जगह क्या यूज करोगे? r की जगह यूज करोगे ax। तो ये हो जाएगा ax रेज टू पावर 4 e रेज टू पावर माइनस एक्स, और dr की जगह यूज करोगे a dx। सिमिलरली x 0 टू इनफाइनाइट, r की जगह फिर से यूज करोगे ax की रेज टू पावर 2 e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी आर, जो की वैल्यू होगी a dx। तो यहां से कितना आंसर आ गया? तो यहाँ पे आपकी a की पावर 5 तो ऊपर है और a की पावर 3 नीचे है, तो यहाँ पे एक तरह से a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर। और इंटीग्रल हो गया 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू पावर 4 e रेज टू पावर माइनस एक्स dx, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट x स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस एक्स dx। तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू गामा 5, क्योंकि अगर x की पावर n माइनस 1 है, x की पावर n माइनस 1 है, तो आपका गामा n हो रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 है तो यहाँ पे जाएगा गामा 5 ओवर गामा 3। तो ये वैल्यू होगी a स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर। तो यहां से अगर आपको रूट निकालना हो, अब रूट मीन स्क्वायर रेडियस, तो इसका रूट कर दो, तो ये हो जाएगा a रूट 12। अब हम आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है? तो अभी तक तो हमने जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट मानी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो नियर द सरफेस वेरी करती है। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी हम यूज करेंगे, और उससे जो है हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी का। तो वो क्या है? तो और इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले यूज किए गए, डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि गॉसियन टाइप अलग है, वुड सेक्शन एटसेट्रा। तो सबसे बेटर जो है वो हमारा वुड सेक्शन है या फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फर्मी और वुड सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। और हम क्या निकालना चाह रहे हैं? रेडियल डिपेंडेंस, रेडियल डिपेंडेंस ऑफ डेंसिटी। और यहां बात हो रही है चार्ज डेंसिटी की। दूसरी बात, ये जो हम फॉर्मूला लिखेंगे या ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, ये
सुटेबल है फॉर मीडियम एंड हैवी न्यूक्लियाई, यानी लाइटर न्यूक्लियाई के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल नहीं है। तो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। तो हमारा, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा सरफेस है, सरफेस पे हमारी डेंसिटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू द सेंटर। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करें, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए। सबसे बेटर जो है मीडियम हैवी के लिए वुड सेक्शन या फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, रो आर इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस ई रेस टू पावर आर माइनस सी ओवर ए, जहां पे आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे जो अदर पैरामीटर्स है सी और आर, सी और ए, उसको हम अभी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, चार्ज डेंसिटी इन न्यूक्लियाई इज कांस्टेंट विद इन न्यूक्लियर इंटीरियर and falls rapidly to zero at nuclear surface। नंबर सेकंड पॉइंट, अब हम बात करेंगे सी की। व्हाट इज सी? तो ये है हाफ वे रेडियस, हाफ वे रेडियस। So what is halfway radius? Where density falls to half its value than that at the center। तो जो सेंटर पे डेंसिटी है उसकी हाफ रह जाए, उस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं हाफ वे रेडियस। क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है और डेंसिटी नियर द सरफेस कम हो रही है, तो जहां पे सेंटर के मुकाबले डेंसिटी हाफ रह जाए, उस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं हाफ वे रेडियस। अब क्वेश्चन ये है कि सेंटर पे कितनी है डेंसिटी? तो सेंटर पे जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट रो नॉट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एट द सेंटर, सेंटर का मतलब आर इक्वल टू जीरो, एट द सेंटर डेंसिटी आपकी क्या होगी? रो आर इज इक्वल टू, अगर आपने आर को जीरो कर दिया तो डेंसिटी आएगी रो नॉट अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस सी अपॉन ए। बट ई रेज टू पावर माइनस सी बाई ए is very small, since
C by A is very very less than 1। तो क्योंकि C by A बहुत स्मॉल है तो हम कह सकते हैं कि e raised to power minus C by A is very very small as compared to 1। इसका मतलब सेंटर पे डेंसिटी आप कह सकते हो, तो डिनोमिनेटर में आपने e रेस्ट टू पावर माइनस सी बाई ए को नेग्लेक्ट कर दिया एज कम्पेयर टू 1। या हम कह सकते हैं डेंसिटी एट द सेंटर इज ऑलमोस्ट रो नॉट। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है उसकी शेप कैसी आएगी, उसका रो वर्सेस आर जो हम प्लॉट देखेंगे। तो रो वर्सेस आर जो प्लॉट आएगा वो इस तरह का आएगा, जहां पे आप देख सकते हो जो आपके लाइटर न्यूक्लियाई है एच और एच ई, उसकी शेप डिफरेंट है, जबकि और जो न्यूक्लियाई हैं जैसे एम जी है, कार्बन ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, उसके अलावा जो है एस बी, कोबाल्ट कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि पहली बात तो मैंने आपसे कहा था कि जो चार्ज डेंसिटी है वो है तो कांस्टेंट, पर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी जेड अपॉन ए के रेशो पे। इसीलिए इन सब का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक है, एट द सेंटर। तो सेंटर पे क्या दिख रहा है आपको, सेंटर पे आपको मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सेंटर आपका जीरो दिख रहा है, आर इक्वल टू जीरो पे डिफरेंट है। तो ऑलमोस्ट जो आपका प्लॉट है वो कैसा आ रहा है, तो सिंपल प्लॉट आपका इस तरह से आ रहा है। ये प्लॉट है किसी भी न्यूक्लियाई के लिए। और यहाँ पे हमने बात की थी कि न्यूक्लियाई कैसा होना चाहिए, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल, जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है उनके लिए ये प्लॉट सुटेबल नहीं है। तो इस तरह का न्यूक्लियाई है जहां पे डेंसिटी जो होगी वो रो नॉट होगी एट द सेंटर, अप्रोक्सीमेटली रो नॉट, क्योंकि हमने कहा कि ई रेस टू पावर माइनस सी बाई ए एज कम्पेयर टू 1 नेग्लिजिबल है। तो एट द सेंटर आर इक्वल टू जीरो पे जो हमारी डेंसिटी हुई वो क्या हो गई, ऑलमोस्ट इक्वल टू रो नॉट। तो जिस पॉइंट पे आपकी डेंसिटी रो नॉट बाई टू रह जाए उस डिस्टेंस को हमने कहा सी, हाफ वे रेडियस। तो सी को कैसे निकाला अब हमने, तो आप क्या करोगे, जो आपने फॉर्मूला यूज किया है वहां पे नाउ फॉर सी, तो सी को कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे आर को सी रख दो, इस फॉर्मूले में आर को सी रख दो। अगर आपने आर को सी रख दिया तो आपकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रो नॉट अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर जीरो। तो ये हो जाएगी रो नॉट बाई टू। तो सी एक वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर जहां पे डेंसिटी, सेंटर वाली जो डेंसिटी है रो नॉट उसकी हाफ रह जाएगी। और जिस तरह से आपका रेडियस एज रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, जिस तरह से आपका रेडियस ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है, सिमिलरली आपकी जो सी है ये भी वेरी कर रहा है मास नंबर के साथ। तो जितना आपका हैवियर मास नंबर होगा, हैवियर न्यूक्लियाई होगा, उतना ही लार्ज मास नंबर होगा, उतना ही ज्यादा सी होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो तो जो आपका सी है वो डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो सी इज वेरिएबल, सी आपका कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, ए के साथ डिफरेंस है उसका। तो और सी को आप लिख सकते हो 1.07 ए रेस टू पावर 1/3, जहाँ पे 1.07 क्या है, एक कांस्टेंट है। इस ये आपका फर्मी में आ गया, 1.07 इज ए कांस्टेंट। तो फर्मी में आपका या फेम्टोमीटर में आपका सी की वैल्यू ये आएगी। अब हम बात करेंगे ए की, व्हाट इज ए। ए जो है वो कांस्टेंट है, उसकी हम बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो ये डायग्राम आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे C की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देखो, एक इस डायग्राम में आपको एक तो दिखा रखा है T, इस डायग्राम में T भी दिखा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है T को डिफाइन करेंगे। हाँ, आपको सभी न्यूक्लियाई का बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक दो न्यूक्लियाई का बना सकते हो, एक दो एलिमेंट के लिए। तो आपको यहाँ पे जो एक वेरिएबल टी दिख रहा है, टी, हम देखेंगे टी क्या है। तो अब नंबर थर्ड पॉइंट है, व्हाट इज ए। तो ए क्या है? ए इज ए कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड डिफ्यूजनेस। इट इज सेम, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई। अब हम ये कह रहे हैं कि ए हैज ए रिलेशन विथ थिकनेस या थिकनेस पैरामीटर टी। ए का रिलेशन टी के साथ है। अब टी को डिफाइन किया है। टी को क्या डिफाइन किया है? टी कौन सी थिकनेस है? नियर द सरफेस टी उस थिकनेस को डिफाइन किया है जहां पे डेंसिटी 90% और 10% रह जाए, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कह रहे हैं थिकनेस। तो थिकनेस टी को डिफाइन कर रहे हैं हम। थिकनेस टी ऑफ ए न्यूक्लियर सरफेस is defined as the distance between the points at 10% and 90% of the maximum density rho naught at the center। तो आप देख सकते हो 0.9 और 0.1 आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है, जहां पे 0.9 है ऑफ रो नॉट और जहां पे 0.1 है ऑफ रो नॉट। 0.9 कैसा है? 90/100, तो उसका वो हो गया 0.9। तो उसके बीच में जो आपका डिस्टेंस है, जो थिकनेस है, दैट इज टी। तो ये आपका 0.9 और 0.1 के बीच में थिकनेस आपकी टी है। और ये जो टी है वो करीब करीब सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम होती है, उस पर भी हम आएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो थिकनेस टी है उसकी वैल्यू ए के साथ रिलेशन है 4.4 ए। द वैल्यू ऑफ टी इज equal to 4.4a, where the value of A is almost same for all the nuclei, 0.55 Fermi, which implies the value of T can be 2.42 Fermi, which is same for all nuclei। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप प्लॉट करो लेट से डिफरेंट न्यूक्लियाई का, लेट एक न्यूक्लियाई मान लो ये है, नेक्स्ट इज दिस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम 90% की बात करें, 10% की बात करें, तो आपकी जो थिकनेस आएगी वो ये आएगी। सिमिलरली यहाँ पे 90 और 10 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मान लो ये आ रही है। तो तो हम ये कह सकते हैं कि T
इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, लेकिन जो आपका वेरिएबल सी है, हाफ वे रेडियस, वो डिफरेंट होगा। तो ये चार्ज डेंसिटी वर्सेस आर हमने प्लॉट किया हुआ आया। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं कि टी इक्वल टू 4.48 कैसे आया। तो आप क्या करोगे, जो आपकी डेंसिटी है वो मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करोगे, 90% और 10% के लिए डेंसिटी को कर लोगे। तो जैसे मान लो आपने नाइन, अगर मान लो हम 10% की बात करें, 10% ऑफ रो नॉट, इसका कोई डिस्टेंस मान लो आपने R1 माना, R1 डिस्टेंस, R इक्वल टू R1। तो उसके लिए आपकी जो डेंसिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी रो आर इक्वल टू 0.1 रो नॉट। और उसको आप लिख दोगे फॉर्मूले में इस तरह से, 1 + e⁻, आर की जगह R1 - C बाई ए। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेना, इसे इसे सॉल्व कर लेना। सिमिलरली 90% जहां पे है, उस डिस्टेंस को आप कह दो R इक्वल टू R2, उसके लिए सॉल्व कर लेना। तो उसके लिए जो रो आर आएगा वो आएगा 90%, यानी कि 0.9 रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 + e⁻² - C/A। तो अगर आप फिगर देखें तो फिगर में आपका हम कह सकते हैं कि 90% जहां पे है उसको हमने कहा R2, और जहां 10% है उसे कहा R1। तो 10% वाला यहाँ पे R1 करो, R2 की जगह R1। तो हमने कह दिया R1, तो T क्या हो गया आपका, T हो गया आपका R1 - R2। तो इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से आप T की वैल्यू निकाल लोगे, R1 - R2, और इसे सॉल्व कर लेना। इसका आंसर 4.4a आएगा। लॉग लॉग इसमें लॉग का लॉग भी यूज करोगे और उसकी वैल्यू 4.4a आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, वो उनकी मर्जी है, उन्होंने 90% और 10% से डिफाइन किया है। लेकिन अगर आपके न्यूमेरिकल में मान लो 80% 20% आ जाए, तो उसके बीच में थिकनेस क्या होगी वो निकालने को आ जाए, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी। तो अगर ये लिख लिया है तो आप आगे चलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारी चार्ज डेंसिटी है वो आपकी फर्स्ट फिगर है, और जो आपकी नंबर डेंसिटी है वो आपकी सेकंड फिगर है। जो नंबर डेंसिटी थी उसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है नियर द सेंटर। नंबर डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है, हम कह सकते हैं यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने कहा था कि नंबर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। बट चार्ज डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो चार्ज डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है सेंटर पे वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका चार्ज डेंसिटी है वो जेड अपॉन ए के रेशियो पे डिपेंड कर रही है। रो चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो चार्ज डेंसिटी आपकी जेड अपॉन ए पे डिपेंड कर रही है। नंबर डेंसिटी आपकी, जो आपकी नंबर डेंसिटी है, ठीक है, नंबर डेंसिटी को आपने रो आर से डिनोट किया है, ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, ये कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए।
तो अगर आप दोनों में रिलेशन निकालोगे तो रिलेशन आ जाएगा आपका नंबर डेंसिटी, इज इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, इज इक्वल टू ए अपॉन जेड चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जब चार्ज डेंसिटी वाला आपने जो फर्स्ट आपका डायग्राम है उसमें देखो, फर्स्ट डायग्राम में क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे आपका हैवियर न्यूक्लिया की तरफ आप बढ़ रहे हो, ऑक्सीजन से एजी, एजी से लेड पीबी, तो पीबी की तरफ बढ़े तो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया, नियर द सेंटर मैग्नीट्यूड स्मॉल हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे आपका जेड बढ़ा, यानी कि लार्जर न्यूक्लियाई में, लार्जर न्यूक्लियाई में क्या बढ़ेगा? ए बढ़ेगा। अगर ए बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जेड भी बढ़ेगा। लेकिन लार्जर न्यूक्लियाई में जो जेड होता है वो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाता है। तो जेड जिस तेजी से बढ़ेगा उस तेजी से जेड, जिस तेजी से जेड बढ़ेगा उस तेजी से ए नहीं बढ़ेगा, ए और फास्ट बढ़ेगा। तो ए विल इंक्रीज मोर एज कंपेयर टू जेड, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल इंक्रीज एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स इन लार्जर न्यूक्लियाई। तो हमारे न्यूक्लियाई में, लार्जर न्यूक्लियाई में ए अपॉन जेड का रेशो बढ़ेगा जैसे जैसे जेड बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा? उससे जो आपकी चार्ज डेंसिटी होगी, जो आपकी चार्ज डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आपकी डिपेंड कर रही है जेड अपॉन ए के रेशो पे। तो चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज एज जेड इंक्रीजेस। जेड के इंक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपका जेड अपॉन ए का रेशो कम हो रहा है। और इसलिए जो आपका लार्जर न्यूक्लियाई है लेड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, जबकि एजी का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेट ज्यादा है, और ऑक्सीजन का और भी ज्यादा है नियर द सरफेस। लेकिन कांस्टेंट है, ये बात ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन नंबर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, वो हमारा उसका मैग्नीट्यूड सेम है ऑलमोस्ट। तो अब हम आगे चलते हैं। ये बात होगी हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन हमने वुड सेक्शन या फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो कि लाइटर न्यूक्लियर के लिए रिजल्ट सही नहीं देता है, हाईवे के लिए सही देता है। देखिए, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वैसे वैसे जेड अपॉन ए का रेशो कम होगा। जेड के बढ़ने से ए तो बढ़ेगा, बट जेड अपॉन ए का रेशो कम होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए हैं। जो ए है, देखिए ऐसे मानिए, हमारा हमारा शुरू में मान लो लाइटर न्यूक्लियाई में हीलियम है, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। जेड अपॉन ए का रेशो क्या हो गया? 2/4, हाफ हो गया। तो स्मॉलर न्यूक्लियाई में तो जेड अपॉन ए ऑलमोस्ट हाफ होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम 235 और यहाँ पे होता है 92। तो इसमें आपका जेड तो बढ़ गया, ए भी बढ़ गया, बट जेड अपॉन ए का रेशो क्या हुआ? हाफ से कम हुआ है, लेस देन हाफ। तो जेड अपॉन ए का रेशो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आप हैवियर न्यूक्लियर की तरफ बढ़ोगे। तो दिस रेशो विल डिक्रीज, या कह सकते हो ए अपॉन जेड इज इंक्रीज। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन था गेट 2013 का। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन फॉर्म फैक्टर पे है। फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर हमने पढ़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि फॉर्म फैक्टर का केवल एक ही बार क्वेश्चन आया 2013 में, ना इससे पहले आया ना इसके बाद आया। तो 2020 तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, पहली बात। तो इसे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ये असाइनमेंट में पेज नंबर 16 पे है। जिसके पास भी असाइनमेंट है,
पेज नंबर 16 में है, पेज 16 फॉर्म फैक्टर क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो जो आपका लेवल 2 है, लेवल 2 वाले जो क्वेश्चन है उसमें जो आपका शायद फर्स्ट पेज पे ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं फॉर्म फैक्टर होता क्या है। तो इसमें क्या है कि फॉर्म फैक्टर जो है वो हम क्या करते हैं, हम स्कैटरिंग करते हैं। तो जब हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें क्रॉस सेक्शंस आता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म डिफरेंट होती है। तो जो फॉर्म फैक्टर है, हम जो है रेडियस आसानी से निकाल नहीं पाते हैं। तो रेडियस को निकालने के लिए हम मीन स्क्वायर रेडियस निकालते हैं। मीन स्क्वायर रेडियस निकालेंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शंस आपके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होंगे, तो उसमें एरिया 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 आता है क्रॉस सेक्शन में। तो जो आपका फॉर्म फैक्टर है इसकी वैल्यू, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर एक तरह से फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फॉर्म फैक्टर is Fourier transform of charge distribution। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या चार्ज डेंसिटी कह लो, तो चार्ज डेंसिटी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी हमने वुड सेक्शन पढ़ा, इसके अलावा कोई और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। तो उसका फूरियर यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिए गए, उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है किया गया, तो उसको हम फॉर्म फैक्टर कह देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। अब उससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें क्या क्या हेल्प मिलेगी, इससे हमें रूट मीन स्क्वायर रेडियस को निकालने के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है। और फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्यू क्यू स्क्वायर का जो है, क्यू स्क्वायर की टर्म्स में, जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पे चेंज, जब हम स्कैटरिंग करेंगे इंसिडेंट पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा उसका मोमेंटम चेंज होगा इन बिफोर द स्कैटरिंग एंड आफ्टर द स्कैटरिंग। तो जो क्यू होगा वो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अब देखो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें स्कैटरिंग पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि स्कैटरिंग क्वेश्चन आते नहीं है, इसीलिए मैं स्कैटरिंग नहीं पढ़ाऊंगा। क्वांटम में स्कैटरिंग आती है तो क्वांटम में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास फॉर्म फैक्टर की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन दे रखी है एफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल क्यू स्क्वायर, जहां पे कैपिटल क्यू आपका कांस्टेंट है। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपको ये दे रखी है, तो आप क्या करोगे, और सेकंड डेफिनेशन आपकी इंटीग्रल वाली दे रखी है, आप दोनों को सॉल्व करोगे और दोनों को एक्सपेंड करोगे। तो जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है एफ क्यू स्क्वायर की जो ये दे रखी है, उसको आप एक्सपोनेंशियल की पावर को एक्सपेंड कर दो। तो आपको पता है ई की पावर माइनस एक्स कितना होता है, ई की पावर माइनस एक्स होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इस तरह से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो सिमिलरली जो हमें डेफिनेशन दे रखी है उससे हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू रेज टू पावर 4 अपॉन 8 क्यू रेज टू पावर 4। इस तरह से आपने सॉल्व किया, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो आपने फर्स्ट डेफिनेशन जो आपकी दे रखी थी, आपको आपका स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म फैक्टर एफ क्यू स्क्वायर ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय दिस। अब हमारे पास एक डेफिनेशन और है एफ क्यू स्क्वायर की, वो है इंटीग्रल की फॉर्म में। तो सेकंड डेफिनेशन आपकी है एफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई
ओवर क्यू इंटीग्रल, जो इंटीग्रल है उसमें 0 टू इनफाइनाइट जो है वो आर के करस्पॉन्डिंग है, आर की जो लिमिट है, और यहाँ हो जाएगा आर रो आर, उसके बाद है क्यू आर। हाँ, इसमें 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 भी बल्कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी हमारी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो हो गई रो आर इंटू साइन क्यू आर। तो यहाँ पे हम साइन क्यू आर को एक्सपेंड करेंगे। साइन क्यू आर डी आर, ठीक है, हमें ये दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करो, जो साइन क्यू आर है इसे एक्सपेंड करो। साइन क्यू आर का आपको आपको पता है एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन साइन एक्स कह सकते हैं। तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है आपका एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा 4 पाई अपॉन क्यू इंटीग्रल आर, ये जो 0 टू इनफाइनाइट है वो आर की लिमिट है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, साइन क्यू आर को एक्सपेंड किया, तो जो आपकी फर्स्ट टर्म आएगी वो तो आएगी, साइन एक्स का होता है एक्स यानी कि क्यू आर इंटू डी आर। सेकेंड टर्म क्या आएगी, सेकेंड टर्म आएगी आपकी एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, यानी कि क्यू आर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह से आपने एक्सपेंड किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फोकस करना, ध्यान से सुनना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हमें ये जो फोर 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 पाई है, जो ये फोर पाई क्या है, जो फोर पाई है वो एक्चुअली है क्या, वो थीटा और फाई करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल है। अगर आप थीटा के लिए 0 टू पाई और फाई का जो है 0 टू 2 पाई करो, और साथ में साइन थीटा डी थीटा डी फाई, अगर इसको करो तो 4 पाई आता है। तो हम क्या करें, 4 पाई को हटा दें और वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दें। इस डेफिनेशन को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर रेडियस को निकालने के लिए हमें हमें जो है वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ेगा, और उसमें जो है रूट मीन स्क्वायर की डेफिनेशन वैसी निकलेगी जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए थे। तो हम इसे 4 पाई को हटा दें और उसकी जगह वॉल्यूम इंटीग्रल इन्वॉल्व कर लें, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम इंटीग्रल इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमने किया यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल इन्वॉल्व, तो यहाँ पे हमने कह दिया 0 टू इनफाइनाइट, इसके बाद थीटा को हमने लिख दिया 0 टू पाई, और फाई को लिख दिया 0 टू 2 पाई। तो ये एक तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल वी, ये इंटीग्रल वी हो गया, ये एक तरह से इंटीग्रेशन ऑन वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो हमने 4 पाई को हटा दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे उसके बाद आपने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे है 1 अपॉन क्यू, और यहाँ पे साथ में है आर इंटू रो आर, आर इंटू रो आर, साथ में हमारे पास क्या है, क्यू आर है, डी आर है। और अगर हमने 4 पाई को इंटीग्रल में इन्वॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा भी आएगा, साइन थीटा, साथ में डी आर हमारे पास है ही, डी थीटा डी फाई भी साथ में आएगा। फिर हमने किया माइनस, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्यू की मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन क्यू की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, 1 अपॉन क्यू की मल्टीप्लाई की। उसके बाद यहाँ पे हमारा फिर वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब आर थीटा फाई में जो हमने वहां पे लिखा है आर थीटा फाई, या इसको आर थीटा फाई लिख सकते हो, और नेक्स्ट लाइन में हम, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इंटीग्रल वी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आर 0 टू इनफाइनाइट, थीटा 0 टू पाई,
एंड फाई 0 to 2 पाई। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमारे पास फिर से आर है, फिर से रो आर है, लेकिन अब की बार क्यू क्यूब आर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, जिसे आप कह सकते हो 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास डी आर है, यहाँ पे डी आर रह गया था, डी आर लिख लो, डी आर यहाँ पे भी आएगा, डी आर। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इस तरह से आपने इसे एक्सपेंड किया। तो नेक्स्ट स्टेप में अब अगर ये लिख लिया हो तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसे जो है आप जो है सिर्फ इंटीग्रल वी लिख लोगे। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में हो जाएगा क्यू से क्यू कैंसिल, और सेकंड टर्म में एक क्यू कैंसिल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका एफ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू रो आर, और साथ में डी क्यूब आर। डी क्यूब आर या डी टॉ एक ही बात है, डी क्यूब आर। हमने डी क्यूब आर क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है, आपके लिए क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि इंटीग्रल डी क्यूब आर इज इक्वल टू 1। ये गिवन है। ये क्यों गिवन है, क्योंकि हमें पता है कि मीन स्क्वायर एरिया जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आती है इंटीग्रल आर स्क्वायर रो आर डी क्यूब आर बाई नॉर्मलाइज करने के लिए रो आर डी क्यूब आर। ये होता है आपका मीन स्क्वायर। ये आपका है मीन स्क्वायर एरिया, इसका रूट बाद में कर लेंगे। तो ये आपका मीन स्क्वायर एरिया होता है। तो यहाँ पे आपको ये दे दिया, यहाँ पे रो भी आएगा डेफिनेशन में, रो रह गया था। तो आपको ये दे रखा है कि जो नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपका जो रो आर डी क्यूब आर है उसकी वैल्यू 1 गिवन है। तो न्यूमरेटर आपका 1 गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मीन स्क्वायर रेडियस है वो एक्चुअली ये है, ये है। तो अब जो आपने लास्ट स्लाइड में लिखा था उसे उसे उसके फर्स्ट टर्म हमने लिख दी। अब सेकंड टर्म लिखेंगे। सेकंड टर्म जब लिखेंगे तो वो क्या आई, इंटीग्रल माइनस के साथ है ये, विद माइनस साइन। ये आ गई माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल इंटू रो वी रो आर। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्यू कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्यू स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या बचा, आर स्क्वायर। अब देखो मैं फिर से बताता हूँ, जो आपका डी क्यूब आर है, डी क्यूब आर उसके अंदर आर स्क्वायर आ चुका है। डी जो आपका डी वी या डी क्यूब आर है उसमें आर स्क्वायर आ चुका है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव। तो एक आर स्क्वायर आपका डीवी में आ चुका है, इसीलिए हमने फर्स्ट टर्म में आर स्क्वायर नहीं लिखा है। फर्स्ट टर्म में आपका आर स्क्वायर हट चुका है, डी क्यूब में आ चुका है। ठीक है, सेकंड टर्म में आपके पास जो है आर की पावर 4 थी, सेकंड टर्म में आपके पास आर की पावर 4 थी, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि एक आर स्क्वायर डी क्यूब आर में चला जाएगा, अपॉन 6 इंटू डी क्यूब आर। इस तरह से। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या या एक काम करो, इक्वेशन नंबर सेकंड को और मैनिपुलेट करें, तो इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं 1। यहाँ पे आप लिखोगे इसे 1। 1 क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये गिवन है, ये गिवन है, तो इसे तो लिख दिया 1। और इसे क्या लिख सकते हो आप, सेकंड टर्म को,
इसे आप लिख सकते हो q²/6 तो कांस्टेंट है, और इसके अलावा जो बचा मीन स्क्वायर रेडियस। इस तरह से आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो यहां से आप मीन स्क्वायर रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्सपोनेंशियल को आपने एक्सपेंड किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में आपने साइन को एक्सपेंड किया, उसे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लिया, उससे आपने मीन स्क्वायर रेडियस निकाल लिया। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या करोगे? इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ क्यू स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से इक्वेशन, आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? वो आपने अपने अपने उसमें लिख रखी होगी, फर्स्ट स्लाइड में है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ। f(q²) इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये थी 1 माइनस q²/2q² प्लस q⁴ अपॉन 8 q⁴। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड से q² कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, तो क्या आएगा आंसर? तो यहां से हो जाएगा आपका मीन स्क्वायर रेडियस बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे q² कोफिशिएंट क्या है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2q²। तो इससे आपका मीन स्क्वायर रेडियस हो जाएगा 3/q²। अभी हमने मीन स्क्वायर रेडियस निकालना, लेकिन हमें क्या निकालना, हमें रूट भी करना है। तो रूट मीन स्क्वायर रेडियस क्या आएगा? ये आ जाएगा √3/q, √3/q। तो इससे जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपके समझ में आ गई। जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है उसमें रो r × d³ जो कि dv है, उसको आपने 1 लिख दिया क्योंकि 1 गिवन है। और सेकंड टर्म जो है आपकी, यहाँ पे जो r² है उसका ये मीन है, और q²/6 को आपने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेंसिटी। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं। डेंसिटी इतनी ही करनी है, डेंसिटी में ज्यादा क्वेश्चन इन जनरल आते नहीं है। ठीक है, अब एक चीज है, क्योंकि टाइम कम रह गया है, केवल 10 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं जो है नया टॉपिक ना करके एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अब आप क्या करो, एक काम करो, उस क्वेश्चन पे आने से पहले न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज होते हैं, उसे लिख लो। यहाँ लिखो यूजफुल कॉन्स्टेंट्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स। लाइट न्यूक्लियाई के लिए डेंसिटी का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी एक एक फॉर्मूला सभी न्यूक्लियाई पे वैलिड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमारा कांस्टेंट है वैल्यू ऑफ H⁻C, वैल्यू ऑफ H⁻C। इसकी वैल्यू न्यूक्लियर फिजिक्स में कैसे लिखेंगे? तो H⁻C की वैल्यू आपको पता है, ये है Hc/2π। तो यहाँ पे आप जो है इनकी वैल्यूज रख दोगे
तो इसकी वैल्यू एच की और सी की वैल्यू रखोगे तो ये जूल सेकंड में और मीटर पर सेकंड में आप लिख लोगे 6.626 10⁻⁻34, ये हो गया जूल सेकंड में। उसके बाद सी की वैल्यू आपको पता है ये होती है मीटर पर सेकंड में अपॉन 2 पाई। तो ये आपको जो है जूल मीटर में आंसर जाएगा, जूल मीटर में, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा और 3.1855 10⁻⁻26 जूल मीटर में आंसर आएगा। इसको अगर आप चेंज करोगे, हमें इसको किसमें चेंज करना है, हमें इसको चेंज करना है एमईवी फर्मी में, एमईवी फर्मी में। ठीक है, तो एमईवी फर्मी में क्या करोगे, 3.1855 10⁻⁻26। अगर इसको फर्मी में चेंज करना है तो फर्मी में चेंज करने के लिए 10⁻15 की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया फेम्टोमीटर में चेंज या फर्मी में चेंज। और एमईवी में चेंज करने के लिए 1.6 10⁻⁻13 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा एमईवी फर्मी में। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा उसे आपको याद रखना है, एच कट सी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 197.3 एमईवी फर्मी। ये आगे से आपको याद रखना है। अब जो है सेकंड फॉर्मूला क्या है, इसमें आप एक काम और कर सकते हो, आप ये चलो ये इतना याद रहने दो। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप पोटेंशियल निकालते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर, तो उसमें ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में गिवन हो, या तो फिर एग्जाम में आप कैलकुलेटर से करके निकालोगे, पहले जूल में फिर एमईबी में, नहीं तो मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में गिवन होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो स्टैंडर्ड आप याद रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका यूज हमें जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है उसमें भी करना होगा, और बाकी क्वेश्चंस में भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इसका यूज कहाँ करेंगे, जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो जूल में होती है, यूनिट इन जूल्स। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ठीक है, तो इससे हमें 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 किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एक तरह से निकालना है, और जो Q1 Q2 है वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट और डिस्टेंस की यूनिट होगी, यानी कि इसकी यूनिट होगी जूल सेकंड की, सॉरी जूल मीटर की, जूल मीटर की यूनिट आएगी इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस जूल मीटर को एमईवी फेम्टोमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं, एमईवी फेम्टोमीटर में। तो इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ये होती है, और ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये अभी किस में आई, ये आई जूल मीटर में, जूल मीटर में आ जाएगी ये। अब इसे क्या करो, आप एमईवी फर्मी में चेंज करोगे, तो एमईवी फर्मी में चेंज करने के लिए 9 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर। तो इसको क्या करो, 10⁻15 से मल्टीप्लाई, तो फेम्टोमीटर में चेंज हो गया, और जूल को 1.6 10⁻⁻13 से डिवाइड, तो ये एमईवी में हो गया। तो ये जो आंसर आएगा ये 1.44 एमईवी
फर्मी या फेम्टोमीटर आ जाएगा। तो आगे से आपको ये याद रखना है, E² / 4πε0 इज इक्वल टू 1.44 MeV फर्मी। और इसमें एक चीज और है, इन इन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 1/4πε0 की वैल्यू 1 होती है। तो उस केस में E² की वैल्यू 1.44 MeV फर्मी हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, लेकिन वो की बार केवल E² की होगी, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू 1 होती है। और जो ऊपर हमने लिखा है वो हमने लिखा है MKS यूनिट्स में। ठीक है, तो इसका अब हम यूज कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन आप लिख लो, वैसे तो देखो टाइम हो गया है, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, या एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि उसे समझाने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और धीरे धीरे जो है, आप जो है जो स्पीड और ये सब है, ये आप मतलब साथ चल रहे हो, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपको समझ में आना बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि जो है कुछ 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 स्टूडेंट रह जाएं फिर वो कहें रिपीट करें, तो ऐसा होनी। ठीक है, तो अब जो है आज के लिए क्लास तो ये हो गई। अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से ज्यादा वैसे आज किया नहीं है हमने। देखिए, जो लोग ये कहते हैं सभी स्लाइड्स दोबारा शो कर दे, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा स्लाइड शो करने में सब टाइम वेस्ट होता है। यहाँ तो आज हमने केवल 11 स्लाइड की है, कभी कभी हमारी 25-30 स्लाइड्स हो जाती हैं किसी किसी दिन। तो उसमें हम स्लाइड हम नहीं दिखा सकते दोबारा। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर स्लाइड आपकी रह गई हो, तो वो आप कह सकते हो। तो यहाँ पे 8th स्लाइड दिखानी है, तो 8th ये है। लेकिन आप कहो कि हर एक स्लाइड दिखा दो, हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये सब हम नहीं कर सकते। उसके लिए आप जो है, जब ये अपलोड हो जाएगा लेक्चर, उसमें आप देख सकते हो। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है वो साथ साथ लेता रहे, हम बाद में नहीं कर सकते। और जिसका छूट गया है वो भी आप जो है, जो लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसमें आप कर सकते हो। ये हो गया स्लाइड नंबर 8। उसके बाद स्लाइड नंबर 7 ये है। सेवन ये हो गया, और किसी ने 5 कहा है, तो 5 एक्चुअली ये है। हाँ, यू कैन लीव नाउ, जिसका क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर सकते हो। ठीक है, हाँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उसमें वैल्यू सेम आएगी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, केवल 1/4πε0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैंने आपको अलाउ कर दिया है, किसी को अगर क्वेश्चन पूछना हो अनम्यूट करके तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ, सर, ये जो थिकनेस ऑफ न्यूक्लियर सरफेस का जो आपने बताया, तो ये सबके लिए कांस्टेंट होता है 4.4 ये करके। हाँ,
तो सर आपने इसको कैलकुलेट किया जैसे 10% और 90% न्यूक्लियस के लिए, तो हाँ थोड़ा सा ये नहीं समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे R1 माइनस R2 जो है लिया कैसे गया, मतलब ये मैथमेटिकली जो है, मतलब इसको कैसे किया गया है? देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे हिंट दिया था आपको। हम्म। मैं डेरिवेशन भी कर देता, पर क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए मैंने डेरिवेशन किया नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। देखो, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। हम्म। इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर देखो, मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करता हूँ, या एक काम करूँ, मैं जो ये अपलोड हो जाएगा लेक्चर, उसमें उसमें इसका सॉल्यूशन भेज दूँ। सर हो गया हमारा तो ये। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। हो जाएगा सर, ये इजीली दो इक्वेशन आ जाएंगे। हाँ, इसमें इक्वेशन को डिवाइड एक करना है। को दूसरे से डिवाइड कर दो। हाँ, डिवाइड करके हो जाएगा। ठीक है सर, आगे। तो यहाँ पे एक्चुअली ये आएगा R1 अपॉन माइनस R2 की वैल्यू आएगी 4 ln 3 फॉर log 3। तो log 3 बेस ई पे आप निकाल लेना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.394a या 4.4a। ठीक है, तो log में आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। इसे आप स्लाइड 1 शो कर दो सर। सर हाँ सर जो हमने ESU वैल्यू निकाली है वहां तो हमें फिर ई स्क्वायर का मल्टीपल करना है ना, वो तो फिर 2.56 समथिंग होएगा। देखिए, इसे बस इसे समझिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, उनमें जो रिलेशन होते हैं वो सब मैंने लिखवाया नहीं, उनकी जरूरत नहीं है। ई स्क्वायर की वैल्यू एमईवी फर्मी में यही आएगी, बस उसे आगे से याद रखो। सर हाँ सर आपने उनका मतलब ऐसे बोला था कि चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी इंटीरियर न्यूक्लियस के, तो हाँ। ये हाफ कैसे हो जाती है किसी पॉइंट पे, तब ये कांस्टेंट। नहीं, तो सरफेस पे हमने कहा ना, एक्सेप्ट नियर द सरफेस, तो सरफेस पे वेरी कर रही है। देखो यहाँ पे, देखो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, बट नियर द सरफेस वेरी कर रही है। तो सर ये हाफ कहाँ पे होती है? हाफ हम ये कह रहे हैं, हाफ ऑफ, मतलब किसकी हाफ? जो सेंटर पे रो नोट है उसकी हाफ, जो सेंटर पे रो नोट है उसकी हाफ कह रहे हैं। तो इस डिस्टेंस को हम सी कह रहे हैं। और सबकी सी अलग अलग होती है ना सर? सबकी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि सबका रेडियस डिफरेंट है, तो सबका सी भी डिफरेंट होगा। कहीं भी मतलब सी पे हाफ हो जाएगी सबके अलग? सी पे हाफ हो जाएगी। सर वो A/Z वाला दिखा दीजिए एक बार, वो थोड़ा समझना है सर। हाँ यहाँ सर, पे इसमें सर जी नीचे वाला है सर, वो हाँ, सर चार्ज वाला है या ऊपर वाला चार्ज वाला है सर? ऊपर वाला चार्ज वाला है। ऊपर देखो CH लिखा है, CH ऊपर हाँ वाला सर। चार्ज है, और नीचे है नंबर डेंसिटी, नीचे नंबर डेंसिटी है। तो नंबर डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब यस सर, ऑलमोस्ट। ये यस सर। ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, सेम मैग्नीट्यूड है। लेकिन आप ऊपर देखोगे तो उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो यस सर। कांस्टेंट, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डिफरेंट Z/A का रेशो है। जैसे यस जैसे हैवी न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेंगे, Z/A जो है ये रेशो कम होता चला जाएगा, यस और इसीलिए हैवियर के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, जी सर, थैंक यू सर। लेकिन रेडियस बढ़ेगा, हाँ क्योंकि ऑब्वियसली रेडियस। सर, रेडियस तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो यस। गया। तो इस क्लास को एंड करें। स्लाइड देखो, आपने धीरे धीरे करके सारी स्लाइड कर ली। स्लाइड 2 ये है, स्लाइड 2 ये है, 2 ये हो गई, और उसके बाद जो 3 है वो ये है। ठीक है, तो मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। सर इसमें आपने स्लाइड में ये लिखा है ना, डायल x इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वाली जो वैल्यू, तो इसमें ये आएगा ना कि x
स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ स्क्वायर आएगा ना? हमने देखो इसमें इसमें रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है, तो हमने पहले x का डेविएशन किया है। x का डेविएशन किससे? उसके मीन से। उसके बाद उसका स्क्वायर किया, उसके बाद फिर से मीन किया और फिर रूट किया। तो इसको अगर आप अभी ये क्वांटम में पढ़ाया जाएगा, वैसे डिटेल में क्वांटम में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा बहुत स्लाइड में जो सेकंड वाला एक बार वो कौन सी स्लाइड? 8th में सर जो ग्राफ है अभी के लिए 8th में ये है। हाँ स्लाइड 8th में सर। हाँ ये 8th स्लाइड पे हाँ है ये ये। सर। हाँ जी सर। हाँ तो इसमें क्या करना है? जो ये सर ये जो ग्राफ सेकंड वाला जो ग्राफ है नीचे, हाँ इसमें ये नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी हमने नंबर डेंसिटी लास्ट क्लास में की थी। नंबर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर होता है आपका आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3। तो जो नंबर डेंसिटी होगी वो जो है यहाँ पे ए है और ये है हमारा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो गई, तो नंबर डेंसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो हमने कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आया, जबकि चार्ज डेंसिटी में ऐसा नहीं है। चार्ज डेंसिटी में होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, जबकि चार्ज डिपेंड करेगा जेड पे। तो जेड अपॉन ए पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए जेड अपॉन ए का रेशियो सभी न्यूक्लियर के लिए डिफरेंट है। इसीलिए ऊपर वाले जो ग्राफ है ऊपर वाले ग्राफ में कांस्टेंट नहीं है, नीचे वाले ग्राफ में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड। रेडियस तो फिर भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ओके सर। सर 7th स्लाइड में हाँ सर ये a इज ए कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड के बाद क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन is constant and is called diffuseness. ओके सर, थैंक। ठीक है, अब इस क्लास को एंड करें अब। यस सर। ठीक है, थैंक यू।